नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है सना अमजद का। और इस वीडियो का टाइटल है चेक डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्पॉन्सर्स, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो शायद ये बात हो रही है कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ उसमें इंडिया और पाकिस्तान की टीम के जो स्पॉन्सर थे उनके ऊपर कुछ बात इन्होंने की है। तो चलिए आइए देखते हैं कि भाई क्या कह रही हैं। कल इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच चल रहा था तो हर एक की नजरें बैटिंग और बॉलिंग पर थी, पर मेरी नजर इंडिया और पाकिस्तान की किट पर थी। और मैं ये सोच रही थी कि दोनों मुल्कों की प्रायोरिटीज कितनी मुख्तलिफ हैं, दोनों मुल्कों की प्रायोरिटीज क्या हैं। इसी वजह से इंडिया बहुत आगे निकल गया और पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया और पाकिस्तान की किट में ऐसी क्या बात थी। अगर आपने गौर किया हो तो इंडिया की किट के ऊपर लिखा हुआ था BYJUS, जो कि इंडिया क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर कर रहा था। वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एक एजुकेशनल कंपनी है जो 100 से ज्यादा मुल्कों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है और इससे 150 मिलियन प्लस स्टूडेंट फायदा हासिल कर रहे हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किट की तो उसके ऊपर जो स्पॉन्सर था, जिसका लोगो बना हुआ था, वो था पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी। इसी पर बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आकिब मारूफ। जाकिर रहमान। अहमद फराज। फैज रसूल। अहमद, कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखा? जी बिल्कुल देखा था हमने, किस तरह पाकिस्तान मैच हारा है, सारा कुछ देखा था हमने। उम्मीदें तो बड़ी लगा ली थी लेकिन एट द एंड फिर हम लोग हार गए। क्या आपने इंडिया और पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग लाइन के अलावा उनकी किट्स पे फोकस किया? जी बिल्कुल, किट्स पे भी फोकस किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की किट के ऊपर पार्क व्यू सिटी की उन्होंने बताया हुआ था, इसके अलावा TCL का बताया हुआ था। लाइक उनकी कोई किट के ऊपर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसके ऊपर वो ऐसा मोनोग्राम ना लिखें जो उनको कंपनीज उनको प्रोवाइड कर रही हैं जिनसे उनको PCB को पैसा आ रहा है। और इंस्टेड ऑफ अगर आप इंडिया के देखें तो उसके कंपनीज के ऊपर उनकी शर्ट के ऊपर जो प्रिंट था BYJUS, वो एक बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। वो 100+ कंट्रीज में एजुकेशन को कर रहे हैं। लाइक जिधर भी हैं एजुकेशन के हवाले से वो काम कर रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में हम बस वहाँ वो सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ से हमें पैसा आ रहा है। लाइक पार्क व्यू सिटी हो गया, TCL हो गया, पेप्सी हो गया, कोक, इस तरह के मोनोग्राम्स प्रिंट होते हैं। इसका मतलब है कि इंडिया अगर आज तरक्की की जिस बुलंदियों पर है, इंडिया वो डिजर्व करता है। इसीलिए इंडिया बहुत आगे है और हम शायद बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम अपना एजुकेशन लेवल जो है वो कभी ठीक ही नहीं कर पाए। इंडिया ने कल अपने मैच के दौरान अपनी किट के जरिए साबित कर दिया कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है और हमारी प्रायोरिटीज क्या है। जी मैम, ऑब्वियस बात है, इंसान वही करता है जो उसकी प्रायोरिटीज़ होती हैं। अब देखिए, जो पाकिस्तान की प्रायोरिटी थी, हमारी प्रायोरिटी थी कि हम TCL को कर रहे हैं, हम कोक को कर रहे हैं, हम पेप्सी को कर रहे हैं। उनकी प्रायोरिटी एजुकेशन थी। हालांकि आप देख सकते हैं कि उनमें उधर वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो पाकिस्तान में थी। लेकिन हमारा स्कूलिंग सिस्टम जो है, आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, बिल्कुल फजूल किस्म का हो गया है। इवन के कुछ ऐसे सरकारी स्कूल भी हैं जिनकी दीवारें तक नहीं है। और मोस्टली देख लें कि जो भी हम लोग हैं, मैं तो नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे कल को एक सरकारी स्कूल में जाएं, क्योंकि मुझे उसका एनवायरनमेंट पता है। और उनकी प्रायोरिटीज़ देख लें, वो आप अभी एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं ड्यू टू क्रिकेट के जरिए से, क्योंकि उनको पता है कि क्रिकेट पूरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में देखी जाएगी। और उनके भी हर घर में TV होता है, क्रिकेट सब देखते हैं, तो वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को प्रमोट कर रहे हैं। दैट्स इट। अगर हम पाकिस्तान की किट की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की किट के ऊपर कोई एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे स्पॉन्सरशिप का जो है वो टैटू या टाइटल ना हो। इससे मेरा ख्याल है क्रिकेटर्स का मुंह बच गया था, जहाँ पे स्पॉन्सरशिप का जो लोगो बनना बाकी रह गया। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मुंह के अलावा जो बस उनकी हाफ स्लीव्स थी ना, जो बाजू थे, सिर्फ वो रह गए हैं। इसके अलावा कोई ऐसा लोगो नहीं है जो हम PCB को प्रमोट कर रहे हो, जो पैसे दे रहे हो और हमने ना किया हो। अब मैम बात सिर्फ और सिर्फ है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। उनकी प्रायोरिटी है उनकी एजुकेशन, और हमारी प्रायोरिटीज़ वो हमने पाकिस्तान की जो प्लेयर्स थे उनकी टी-शर्ट्स के ऊपर हमने देख लिया था। इसका मतलब है कि अगर इंडिया आज इस मुकाम पर है वो ये डिजर्व करता है। जी, वो दैट्स इट, डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप जिस चीज़ को जितना प्रमोट करेंगे कल को वो आपको उतना मिलेगी। अगर वो आपको आज एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं तो कल को वो इससे भी ज़्यादा डिजर्व करते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो इंडिया से ज्यादा है। जी बिल्कुल, हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारा लिटरेसी रेट ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और हम लोग उस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे। हालांकि हम लोगों में शायद कैलिबर ज़्यादा होगा, हम लोग ज़हीन ज़्यादा होंगे, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस कह लें आप, या इसको इंफ्रास्ट्रक्चर कह लें, या हमारी हुकूमत की जो कुछ ऐसी बदकिस्मती हमारी कि वो हमारे हुक्मरान बने, हम उस चीज़ की तरफ हमको लेके नहीं जा रहे जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए। बिल्कुल है। मुझे लगता है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन आपने दी है सना, और मुझे लग रहा है कि आपके चैनल के लाखों दर्शक हैं और ये एक छोटी सी गलत इन्फॉर्मेशन गलत चीज़ को आगे बढ़ाएगी। और ये गलत इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने कहा कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट जो है वो इंडिया से ज़्यादा है।
लेकिन मुझे लगता है कि ये डेटा आपने गलत दिया है और आपको इसको सुधारने की जरूरत है। मैं आप ही के अखबार का एक डेटा देता हूं। ये डॉन अखबार है और डॉन अखबार में 11 जून 2021 को ये खबर छपी थी जिसका टाइटल था लिटरेसी रेट स्टैग्नेंट एट 60%। अब आप सोचिए, इसका मतलब हुआ कि 60%, ये पिछले साल की खबर है। और इस खबर के मुताबिक जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2020-21 का आपके यहां, उसमें जो पूरे देश की लिटरेसी रेट निकलकर जो सामने आई थी वो 60% है। तो ये डेटा आपने गलत दिया है, ये सही डेटा नहीं है। और जो लोग आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं, उन्होंने अगर इस डेटा को सच मान लिया, इसको काउंटर अगर नहीं किया गया, तो ये इसी को सच लोग मान लेंगे और कल को यही कमेंट्स में मेरे आ जाएंगे कि भैया देखो हमारा लिटरेसी रेट तो बहुत ज्यादा है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया का मैं आपको बता देता हूं कि 2011 में जो सेंसस हुआ था हमारे यहां, उसके मुताबिक लिटरेसी रेट उस वक्त था 74.04%, जिसमें से पुरुषों का था 82.14 और महिलाओं का था 65.46। इसमें सबसे ज्यादा था रेट केरला का 93.91%, वहां के लोग लिटरेट हैं। उसके बाद लक्षद्वीप का जहां पे 92.28% हैं और साथ में मिजोरम में 91.58% लोग वहां पे लिटरेट हैं। इसके अलावा मैं ताजा डेटा भी बता देता हूं। अभी ताजा एक सर्वे हुआ था जो भारत सरकार की तरफ से कराया गया था, द नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें लिटरेसी रेट जो 2022 में निकल कर आई है 77.7%, यानी कि पिछली बार से 2011 के मुकाबले देखें तो करीब 3% से भी ऊपर का इजाफा हुआ है हमारी लिटरेसी रेट में। और वो भी तब, ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भी तब जब आपके पास जनता है 25 करोड़ और हमारे पास जनता है 130 करोड़। तो इतना ह्यूज अमाउंट जो है वो बहुत प्रेफर करता है जब परसेंटेज निकलती है। तो इसके मुताबिक इसमें मेल लिटरेसी रेट जो थी वो है 84.7%, मतलब नियर अबाउट इस देश के 85% पुरुष जो हैं वो लिटरेट हैं, शिक्षित हैं। और फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो है 70.3, यानी कि 70% महिलाएं इस देश की साक्षर हैं, शिक्षित हैं। तो आप समझिए कि ये डेटा जो है, आपने ये डेटा गलत दिया है। और सबसे बड़ी बात कि जो भाई साहब इंटरव्यू भी दे रहे हैं, उन्होंने भी हामी में हाँ मिला दिया। उन्होंने भी हामी भर दी कि हाँ भाई पाकिस्तान में लिटरेट लोग ज्यादा हैं। तो ये गलत डेटा है, ये बिल्कुल गलत डेटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही है। आपको पता है कि हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे एजुकेशन सेक्टर पर लगाया जाता है, हमारे एजुकेशन के सिस्टम पर लगाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, वहाँ पे एजुकेशन का क्या लेवल है, आप उससे बखूबी वाकिफ होंगे। जी मैम, बिल्कुल। ये सिर्फ ना डॉक्यूमेंट्स में दिखाया जाता है कि हमने इस स्कूल पे इतने लगा दिए, स्कूल पे इतने लगा दिए। अगर आपका कभी चक्कर लगे किसी गांव में तो आप जाके देखेंगे इवन जो सरकारी स्कूल है उसमें बैठने के लिए बच्चों के चेयर्स भी नहीं अवेलेबल होती। जो टीचर्स हैं वो भी चारपाइयों पे बैठ रहे होते हैं, वो जाके वो डिलीवर कर रहे होते हैं। और कहने को हमारा एक बहुत ज़्यादा बजट का हिस्सा है जो हम अपने एजुकेशन सेक्टर में लगाते हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता कहाँ लग रहा है। जाकिर रहमान, इंडिया और पाकिस्तान की किट्स देखी हैं आपने उनकी टीम्स की? हाँ जी, मैं खुद इमारात में रहता हूँ, दुबई में। उनकी मुलाजिमत करो उनके पास, उनके मुलाजिमों में उनके बंदों में हमारा ज़मीन और आसमान के फ़र्क है। एक तो उन लोगों में अखलाक बहुत ज़्यादा है, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। एक दूसरे उनका डिप्टी टाइमिंग है। हमारे जो पाकिस्तानी है वहाँ उनके पास ना टाइमिंग का कोई हिसाब किताब है, ना कुछ है, बस बंदों को जलील कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में हम जलील हो रहे हैं, इस तरह वहाँ भी हो रहे हैं। उन लोगों का जो तौर तरीका है वो हमसे बहुत आगे है। लोग बोले इंडिया आगे निकल गया, तो वो इस बात पे आगे निकल गया कि उनके पास सब कुछ है, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, करप्शन वहाँ नहीं है। यहाँ तो एक से एक जो आते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है ना अपना जेब पहले भर रहे हैं, उसके बाद आवाम का सोच रहे हैं। सोच ही नहीं रहे, लेकिन जो आवाम को मिल जाता है थोड़ा बहुत उस पर गुजारा कर लेते हैं बस। तो इंडिया हमसे जो आगे निकले इसी बात पे निकले। आप गैर मुल्की का चक्कर लगाओ, वो आप देख लो उनका क्या और तरीका है और हमारा क्या है। अगर हम बात करें तो दूसरे मुल्कों में इंडिया को पाकिस्तान से ज्यादा इज्जत मिलती है। बहुत ज्यादा इज्जत है, बहुत ज्यादा। हम लोग जाते हैं वहाँ एयरपोर्ट पे लैंड में खड़ा रहते हैं, इंडियन जो आते हैं वो सीधा अपना निकल जाते हैं, पासपोर्ट पंच करके वो सीधा निकल जाते हैं। हमारा को वहाँ लैंड में खड़ा करके एक चीज़ चेक करते हैं कि भाई आपके पास क्या है क्या नहीं है, एक चीज़ चेक करके उसके बाद हमें बाहर निकालते हैं। हमारा को 2 घंटे लगते हैं, इंडियन को 10 मिनट लगते हैं। क्या वजह इतनी इज्जत इंडियन की और पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं? इज्जत पाकिस्तान का इसलिए नहीं है कि यहाँ सबसे ज्यादा जो है ना इस बात पे जोर दिए जा रहे हैं कि ये लोग ज्यादा चोर है। दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तानी जो है वो चोर है। हर लिहाज से हम लोग करप्शन कर रहे हैं, चाहे वो छोटी सतह पे हो या बड़ी सतह पे हो, हर लिहाज पे हम लोग जो है ना करप्शन कर रहे हैं। उनको भी पता है कि ये लोग आ रहे हैं तो किसी न किसी बड़ा अफसर के साथ मिले होंगे, कुछ ना कुछ लाया होगा, इसलिए हमारा एक चीज़ जो वो चेक करते हैं, जेब भी हमारा चेक करते हैं। हालांकि वहाँ कानून इमारत में ये है कि वो आपके जेब में हाथ नहीं डाल सकते, लेकिन आपको बोलते हैं कि भाई जो है वो निकाल दो।
उसके बाद अगर शक उनको पड़ गया और जाके अंदर स्कैन करवा के पूरा सब कुछ आपका करके उसमें 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है, जिसमें बीच में इमरान खान आया था थोड़ा सा हमारे को रिलीफ मिली थी, रोड पे भी हमारा वो इज्जत कर रहे थे सब कुछ। जिस दिन से वो गया दोबारा वही हाल शुरू हो गया जो पुराना था। आपने इंडिया और पाकिस्तान की किड्स देखी, किस तरह वो एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं और हम क्या प्रमोट कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे। वो लोग जो है एक एक चीज़, आप इमारात के किसी भी शॉप पे जाओ, हर दुकान पे हर चीज़ पे उनका सामान पड़ा होगा। हमारा सिर्फ इंडिया का हमारा सिर्फ पाकिस्तान से आम आते हैं, वो भी उधर सुपर मार्केट में ऐसा पड़ा रहता है जैसे किसी ने कचरे में फेंक दिया। कोई उसका वो डेकोरेशन नहीं है, कुछ नहीं है। उनका मिर्ची से लेके इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉनिक में एक एक चीज़ का जो है ना उनको सुपर मार्केट में सब कुछ उनका अपने बंदे बैठे हुए हैं, वो उसको सही तरीके से सजा के वो रखते हैं। हमारा जो है कुछ भी वैल्यू नहीं है किसी इंडिया पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से क्या कहेंगे आप? वो बहुत ज़्यादा आगे है हमसे, जो है ना बहुत ज़्यादा आगे। हमारे पीछे कोई सपोर्ट ही नहीं है किसी चीज़ का। अगर हम पाकिस्तानी कंपनी में मुलाजिमत कर रहे हैं, अभी मैं पाकिस्तानी के पास हूँ, तो वहाँ भी यही हालत है कि कोई तौर तरीका नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, बस टाइम पास हो रहा है बस। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हमारा बच्चे 2 ये जो है ये क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी एकेडमी में है। इसका जो अभी जो लड़का खेल रहा है ना कप्तान, उसकी एकेडमी में है, तो ये अभी क्रिकेट सीख रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि इसको आगे निकाल ले। दूसरा बच्चा जो हाफिज़ कुरान है 5वीं दर्जे में पढ़ रहे हैं, उसको इंशाल्लाह आलिम बनाएंगे। आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से सेटिस्फाइड हैं? 100 की 100 नहीं है डिस्पाइट। बिल्कुल जो है ना निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। 100 की 100 हमारे बच्चे आ रहे जा रहे, लेकिन अगर आप उनके साथ बैठ के बात कर लो ना तो किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है उसको। इंडिया के अनपढ़ बच्चा होगा, उसके साथ आप बैठ के बात कर लो, वो हमसे 100 गुना आगे है, बहुत ज़्यादा। इसी वजह से इंडिया इतनी तरक्की कर गया और हम पीछे रह गए। इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया इस बात पे कि उनके पास जो है ना सब कुछ सहूलत मौजूद है। वो अपने बंदों को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके सफारतखाने आप जाओ इमारात में, वहाँ आप जाके उनका तौर तरीका देखो, उनके साथ उठना बैठना देखो। फिर हमारे सफारतखाने में जाओ, हमारे सफारतखाने में अंदर ऐसा निज़ाम चला रहे जैसे बिल बकियों के साथ निज़ाम चला रहे। उनका बाकायदा AC लगे हुए है, सब कुछ लगे हुए। हमारे सफारतखाने में जो अफसर है उनके पास अंदर AC लगी हुई है, बार बंदे जो है ना वो पंखे के नीचे बैठे हुए जैसे पाकिस्तान में बैठते हैं। उनकी जैसे आप गेट से अंदर एंटर होंगे वहाँ फुल AC है। उनके बंदे लैंड में बैठ के उनके बंदे आके पूछे भाई आपको क्या मुश्किल है, वो हम हल करें। हम लोग अफसर के पास जाते हैं, वो कह रहे बाहर निकलो। आके इंडिया और पाकिस्तान का मैच देख। ये तो बड़ा गजब मामला है, क्योंकि ये बात देखिए, अब एक ये भुक्तभोगी हैं, ये बाहर रहते हैं और ये बता रहे हैं, तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानियों को बाहर कितना मुश्किल हो रहा होगा और मतलब अपने आप को बेइज्जत महसूस करते होंगे, वो कितना अपमानित महसूस करते होंगे। जाहिर सी बात है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई वो इंडियंस 10 मिनट में एयरपोर्ट से निकल जाते हैं, हमें 2-2 घंटे लग जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपकी कंट्री की जो इमेज होगी उसी हिसाब से दूसरी कंट्री भी कार्रवाई करती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि आपके पासपोर्ट की रैंकिंग जो है वो दुनिया की 4थी सबसे खराब रैंकिंग है। मतलब अफगानिस्तान और इस लेवल पे है कि नीचे से 4थे नंबर पर है। आप सोचिए, नीचे से 4थे नंबर पर जो रैंकिंग आती है, पूरे देश की हर साल की रैंकिंग आती है उसमें। और ये रैंकिंग इसलिए दी जाती है कि आपकी जो छवि है, आपके लोग जो दूसरे देशों में फैले हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। और पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं बाहर जाकर, ये मैं हर पाकिस्तानी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जो बाहर पाकिस्तान, देखिए अपने देश में जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बाहर जाकर भी वही गंदगी फैला रहे हैं। वो चाहे ग्रीस हो, जहां पर लव जिहाद आजकल बड़ा छिड़ा हुआ है, ग्रीस वाले भी गेट आउट पाकिस्तानीज कैंपेन चलाए हुए हैं। तुर्की में जाकर जो किया वो आप सबको पता है, पूरी दुनिया ने देखा कि तुर्की ने भी गेट आउट पाकिस्तानीज चलाया। ब्रिटेन में तो अब डील साइन कर ली है पाकिस्तान की सरकार से कि भाई जो भी क्राइम वहां पे लोग कर रहे हैं पाकिस्तानी, उन सबको देश निकाला किया जाएगा, वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। तो जहां पर आप जाते हो वहीं पर आप गंदगी फैलाते हो, तो भाई आपके चक्कर में आपके पूरे देश का नाम बदनाम होता है। और बहुत ज्यादा ऐसे क्राइम्स, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे पाकिस्तान की असली छवि आ रही है कि पाकिस्तानी लोग सोचते क्या है, करते क्या, नीयत क्या होती है। उसी का नतीजा है ये। इसमें भारत से कोई कंपटीशन नहीं है आपका। भारत के लोग घर में भी अच्छे से रहते हैं, जब बाहर जाते हैं तो और ज्यादा अच्छे से रहने की कोशिश करते हैं। वो उस लैंड के रूल को फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है कि रूल तोड़ते हैं, जबकि पाकिस्तानी उलट करते हैं, पाकिस्तानी वहां पर जाकर रूल्स तोड़ते हैं। आप समझिए इस बात को। जी बिल्कुल देखा। कैसा लगा मैच तो बहुत अच्छा था, टफ टाइम दिया पाकिस्तान ने भी, इंडिया ने भी दिया है। नो डाउट हमारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला है, हारे हैं वो नो इशू, उसका कोई मसला नहीं है। बट देखा जाए तो मैच फाइट करना ज़रूरी होता है। हार जीत तो मुकद्दर की बात है, कौन हारता है कौन जीतता है ये बात की बात है। एक फ़ाइट जो होती है वो आपने देनी होती है, अपना 100% देना होता है। हमारी टीम ने ज़्यादा दिया लेकिन नहीं मिला, उनको सक्सेस नहीं हुई, उसका कोई इशू नहीं। बट जो
परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी ने लैग किया है, कोई कमी थी जिसकी वजह से हारे हैं। तो नेक्स्ट टाइम उसको कवर किया जाएगा और बेहतर खेलने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आपने इंडिया और पाकिस्तान की किड्स पे थोड़ा फोकस किया? किड्स पे फोकस नहीं किया, हमने मैच पे फोकस किया ज़्यादा। पाकिस्तान के और इंडिया के एजुकेशन सेक्टर को अगर आप कंपैरिजन करें तो आप किन अल्फाज में करना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा जो पाकिस्तान का जो पूरी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम है ना, इंडिया के एक सिटी के बराबर भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी एजुकेशन को इतना फोकस करते हैं कि उन्होंने अपने छोटे से छोटे बच्चे को फंड करते हैं। उन्होंने ये नहीं देखना कि वो अमीर है, गरीब है, छोटे तबके से है, या ये किसी MNA का बेटा है, MPA का बेटा है। वो अपने हर स्टूडेंट को फंड करते हैं, उसको पढ़ाते हैं। उनको पता है कि हमारा एक बच्चा पढ़ेगा, हमारा नेक्स्ट फ्यूचर सिक्योर होगा। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बस देखा जाता है अच्छा ये MNA का बेटा है, MPA के बेटे, इसको अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलेगा। जो गरीब का बेटा है वो गरीब ही रहेगा, वो पुराने स्कूल में पढ़ेगा, किसी भी टाटों में बैठ के पढ़ेगा। हमारा और क्या सिनेरियो है, देख जो गरीब हैं उनको देख रहे हैं, उनके गाँव हमारे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे कोई स्कूल नहीं है। जो बनता भी है तो वो उसमें क्या होता है, को स्टूडेंट्स आते हैं थोड़े से कहीं से, और टीचर जो हैं वो भी मर्जी से आते हैं और पढ़ाते हैं, बस दिल किया तो कुछ पढ़ा दिया, कुछ दिखा। बात की बच्चों की, तो अगर हम अपने और उनके बच्चों का ही कंपैरिजन कर लें तो उनके बच्चों की अगर आप स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो वो फर इंग्लिश बोलते हैं। उनके कोई भी प्रोग्राम उठा के देख लो, और हमारे बच्चों में उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अगर आप सरकारी स्कूल के बच्चों की बात करें तो इंग्लिश तो दूर की बात, उन्हें उर्दू ठीक से नहीं आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपने बच्चों को सिर्फ बचपन से ही खेलना कूदना और ये चीज़ें सिखाते हैं। उन्हें ये नहीं सिखाते कि बेटा ये बुक है, इसमें इंग्लिश है, ये उर्दू की बुक है, इसको पढ़ो। अपना उनको लहजा नहीं सिखाते, बोलने की तमीज़ नहीं सिखाते ना उनको। वो तमीज़ कब सीखते हैं, जब वो स्कूल, हम कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा स्कूल में दाखिल होगा तो सीखेगा। भाई दाखिल होगा तो सीखेगा कैसे? ये तो स्टेप तो मेन आप खुद लेते हो ना, खुद आप कदम लोगे तो स्कूल कुछ सिखाएगा। जब आप ही कुछ नहीं करोगे स्कूल कितना सिखा लेगा? अब आप देखें कि इंडिया में अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर ही देख लें कि कितने सारे हैं, वो आईटी में हमसे कितना आगे हैं। और पाकिस्तान में क्या है, आईटी का कोई स्कोप ही नहीं है। यहाँ पे जितने भी इंजीनियर्स निकलते हैं वो पाकिस्तान में नौकरियाँ करने के बजाय बाहर के मुल्क चले जाते हैं कि यहाँ पर अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेस भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। सॉफ्टवेयर हाउस तो दूर की बात है। यहाँ पे आप आईटी करके जो यहाँ पे स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आजकल आईटी देखी जाए तो अच्छी यूनिवर्सिटी आईटी डिग्री कराती है 40 लाख, 50 लाख, 30 लाख, और वो 30 लाख जो लगाता है स्टूडेंट, 40 लाख लगाता है, वो भी लगाने के बाद उसको जॉब नहीं मिलती। मैं खुद डेवलपर हूँ। मैंने जब जॉब स्टार्ट की थी, मैंने मुझे याद है मैंने डिग्री की थी, मेरी तब 12 लाख की डिग्री थी, और 12 लाख लगा के मैं 15,000 की नौकरी पे लगा था। 12 लाख लगा के 15,000 की नौकरी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा था। अब तो 50,000 पे हूँ मैं, तो मतलब 50 से राउंड अबाउट इससे ऊपर ही है। लेकिन आजकल को जो महंगाई चल रही है, जो खर्चे चल रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब पाकिस्तान में तो अब मेरा ख्याल है किसी भी सेक्टर का कोई भी हाल नहीं रहा। बिल्कुल सब डेड हो चुका है इस टाइम। और आप इधर से ही लगा लें कि पहले जब हमारा होता था तो हमारी आईटी पे टैक्स अब इतना लग गया है कि कोई चीज़ आती नहीं है। हमारे मुल्क में फ्रॉड भी इतना ज़्यादा हो गया है कि एक नई चीज़ पेपाक आ रही थी, उसमें भी क्या फ्रॉड हुआ है कि अवाम ने प्रोजेक्ट देना स्टार्ट किए थे थोड़े से, तो प्रोजेक्ट्स आते थे, वो काम करवा के अंग्रेज़ों से अपने फंड रिफंड कर लेते थे। क्या अमेज़न बंद हो गया? अमेज़न बंद हो गया। आप देख लें, एयरलिफ्ट इतनी अच्छी सर्विस उन्होंने चलाई थी, वो बंद हो गई है। हमारे मुल्क में कोई नई चीज़ आने नहीं देते, माफिया इतना बैठा हुआ ऊपर। आप कोई नई चीज़ आती है, पहले वो कहते हैं कि भाई नहीं हम चल रहे हैं, हम ही चलेंगे, और कोई नई चीज़ नहीं आएगी। आप गवर्नमेंट सेक्टर में देख लें, कोई नई चीज़ नहीं आती। आज हमारे सेक्रेटरीट के 2 ऑफिस हैं, एक पुराना ऑफिस है, एक नया ऑफिस है। नया ऑफिस आपका कंप्यूटर वाइज है, फुल टेक्नोलॉजी पे है। पुराना ऑफिस वही लोग पेपर बेस है, उसमें कोई, क्योंकि क्या है वहाँ पे पुराने लोग बाबे बैठे हैं, उनका यही देना है कि भाई हमारा काम रुक जाएगा, कंप्यूटर आगे हमें चलाना नहीं आता। फिर हम कहते हैं कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकला, इंडिया तरक्की कर गया, और हमने तरक्की क्यों नहीं की? भाई यही वजह है कि हमने तरक्की क्यों नहीं की, क्योंकि हमारा एजुकेशन लेवल 0 है। आप यहाँ मार्केट में देख लें कि कितने बच्चे हैं, मेरा ख्याल है तकरीबन 500 से 600 बच्चा आपको मार्केट में भीख मांगता हुआ नजर आएगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने की इनकी उम्रें हैं, इनके स्कूल जाने की उम्रें हैं, और ये लोग यहाँ पे, ये कुछ बच्चे मेरे पास इधर अभी फिर रहे हैं जो मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। आपने कल इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा? ये वाकई बहुत अफसोसजनक है। हालांकि भीख मांगने वाली जो बात है वो भारत में भी है, लेकिन उसकी कोशिश की जाती है रोकने की। दूसरी बात कही कि भाई ये मैं नहीं मानता कि अंग्रेजी आपको आती है तो आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे। अंग्रेजी एक भाषा है जिससे
ओवरऑल दुनिया में कनेक्ट करने में आसानी होती है क्योंकि कॉमन लैंग्वेज है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑल ओवर इंडिया में भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हो रही है। मैं ये नहीं करूँगा बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन अगर पिछले हम 10-15 साल में देखें तो उससे स्थितियाँ सुधरी हैं। मैं भी सरकारी स्कूल का ही पढ़ा हुआ हूँ, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई मेरी उम्र भी हो गई और ग्रेजुएशन किए हुए शायद मैंने साल 2000 में किया होता, तो 20-22 साल हो गए मुझे ग्रेजुएशन किए हुए। तो मैं भी सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज से ही पढ़ा हुआ हूँ, प्राइवेट में पढ़ाई नहीं की है मैंने। और जैसा कि उन्होंने बताया कि 12 लाख रुपए की डिग्री मिली, तो मुझे याद नहीं है कि यहाँ पर किसी सरकारी में या कहीं भी 12 लाख रुपए की डिग्री ऐसी है। हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस में जब आप प्रोफेशनल करने जाते हैं तो वहाँ पे 12 लाख की डिग्री हो सकती है, लेकिन ग्रेजुएशन तक अगर आप सरकारी स्कूल से करते हैं, सरकारी कॉलेज से करते हैं, तो बहुत मिनिमम खर्चा है, कुछ हज़ार में खर्चा काम हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो। जी आपने किट्स देखी इंडिया और पाकिस्तान की? जी मैंने देखी है और मैंने सोशल मीडिया पे इसकी काफ़ी हवा भी सुनी है कि जी हमारा जो स्पॉन्सर्स था वो कोई लैंड समथिंग रिलेटेड पार्क व्यू सोसाइटी पार्क व्यू सोसाइटी थी, और इंडियन जो स्पॉन्सर्स थे वो कुछ आईटी रिलेटेड या इस तरह के। तो अब ये सोशल मीडिया पे बहुत बहस चल रही है जी कि हमारा निज़ाम और उनका निज़ाम और ये, और मेरे ख्याल से कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए। हम एक मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं। येस, व्हाट वी नीड टू डू कि हमें यहाँ से इससे सीखना चाहिए कि हमें अपने मुल्क में भी ऐसी कंपनीज बनानी चाहिए या ऐसा बिज़नेस को फ़रोग देना चाहिए कि जो कि आईटी रिलेटेड हो या जो टुवर्ड्स मतलब आपको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखता हो बेसिकली। क्योंकि नाउ ऑनवर्ड्स इट इज़ 2022, वी डोंट नो कि डाउन लाइक 2030 तक 8 साल में दुनिया किस हद तक तब्दील हो जाएगी, और जो कि हो जाएगी एज मेटावर्स लॉन्च हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पे इक्विप हो जाएंगी, उस पर काम करेंगी। तो दुनिया की शक्ल बहुत ज़्यादा बड़ी हद तक बदलने वाली है। सो दिस इज़ द हाई टाइम कि हम बजाय कि कंपैरिजन करें अपनी नेशन और उनकी नेशन और अपने स्पॉन्सर्स और उनके स्पॉन्सर्स को, बजाय कि नेगेटिवली हम उसको डिस्कस करें या उसको एग्रीवेट करें उस पॉइंट को, वी शुड डू समथिंग अबाउट इट। अब अगर इंडिया में फर्म्स हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आईटी फर्म्स हैं, आईटी में बहुत आगे है वो हमसे ऑफ कोर्स, अगर वो है तो वो दुनिया को किस हद तक फ़ायदा पहुंचा रहा है। अगर गूगल का जो CEO है, ही इज़ एन इंडियन, राइट? सो वी नीड टू थिंक इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। हम छोटी चीज़ों पे फोकस करने की बजाय एक बड़ी पिक्चर पे फोकस करें कि हमने अपने लिए और फिर खुद के बाद पूरी दुनिया के लिए हमने क्या चीज़ करनी है कि जिससे बेहतरी आए एज अ होल। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। मेरा भी यही मानना है कि कोई मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहाँ की अवाम एजुकेट ना हो। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए वहाँ पे एजुकेशन का होना, तालीम का होना बहुत ज़्यादा अहम है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना सिर्फ पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए इक़दाम करे, बल्कि उन पर अमल भी करे। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया है। मैं वीडियो के टॉपिक पर बाद में आकर डिस्कस करता हूँ। एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि इन्होंने बोला कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये फोकस कर रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं। उस पर मैं आपको दूं कि एक बड़ी वजह ये नहीं है कि वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही है, एक बड़ी वजह ये भी है कि क्या वहाँ का जो समाज है वो इस चीज़ को स्वीकार कर रहा है, क्या वो बदलाव को स्वीकार कर रहा है? नहीं कर रहा है। बीबीसी की अभी हाल ही में मैंने एक स्टोरी देखी है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के 2-3 युवा प्रोफेशनल से जो अलग अलग प्रोफेशन से संबंध रखते हैं उनसे बातचीत की। उसमें उन युवाओं ने बताया कि वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, वो पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान का जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो उन्हें ढंग से काम करने नहीं दे रही है। पाकिस्तान से मैं जाना चाहती हूँ और मेरे पास उसके लिए बहुत सी वजूहात हैं। तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न एक औरत होने के नाते वो ये है कि
मैं यहाँ पे सेफ़ फील नहीं करती। मैं रात को या शाम को भी अगर मैं निकलूँ तो मैं आसपास पहले पूरी अपनी रोड स्कैन करती हूँ कि कोई है यहाँ पे खड़ा हुआ या नहीं खड़ा हुआ। जल्दी से मैं गाड़ी में बैठती हूँ, गेट बंद करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कंफर्टेबली कहूँ कि हाँ आज मौसम बहुत अच्छा है तो मे बी आई शुड गो फॉर अ वॉक, या निकल जाती हूँ वैसे ही। वो कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान में जाने की वजूहत बहुत सारी हैं। सोसाइटी का सबसे बड़ा इशू है। मेरी ट्रैवलिंग रात की है। मैं रात 2 बजे ट्रैवल करता हूँ, घर जाता हूँ रात 2 बजे 3 बजे। मुझे डर लगता है कि मुझे कोई फॉलो ना कर रहा हो। मुझे डर लगता है कि मेरा मोबाइल ना छिन जाए। मुझे डर लगता है कि मुझसे मैं एटीएम पे तो 100% रुक ही नहीं सकता। स्पेशली मेरा मोबाइल छिन चुका है, मैं गाड़ी की शीशा उतारता ही नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी गाड़ी का शीशा नहीं उतरेगा। इस्लामाबाद में एज ए सिंगल वूमन रहते हुए मुझे बहुत मुश्किलात हुई जब मैंने घर ढूंढना था अपने लिए। मुझे बहुत लैंडलॉर्ड्स ने मना किया कि हम सिंगल औरतों को घर नहीं देते, क्योंकि उनके दिमाग में एक अजीब सा वो आइडिया होता है कि इन्होंने शायद कोई गलत काम करना है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि यूरोप में जो बहुत सारी सिंगल औरतें रह रही हैं, मैं भी उस कम्युनिटी का एक पार्ट बनूँ और मुझे एक अजीब तरह से नहीं देखा जाए। तो इस वजह से भी बहुत बड़ा रोल सोसाइटी का होता है कि आपकी सोसाइटी की अपब्रिंगिंग कैसी है। क्या उन्होंने वक्त के साथ कदम से कदम मिलाया है? क्या वो जो बदलाव आ रहे हैं वो बदलावों को वो स्वीकार कर रही है? नहीं कर रही है पाकिस्तान की सोसाइटी। और अगर कर भी रही है तो बहुत उसकी जो प्लेसिंग है, या जो मैं परसेंटेज कहूं, बहुत कम है, जो ना के बराबर है। अब वापस आते हैं हम, ये जो स्पॉन्सरशिप वाली जो बात हुई है, जो सना कर रही थी, तो मुझे लगता है कि मतलब इसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आई मेरे हिसाब से। क्योंकि भाई बायजूस ने ज्यादा बिड लगाई थी, ज्यादा पैसे दिए, तो स्पॉन्सरशिप मिल गई उसे इंडियन टीम की। इसके पहले सहारा भी कर चुका है। सहारा जबकि कोई एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो थी नहीं, उसके अलग अलग काम थे, तो वो भी एक बिजनेस हाउस था, तो उसका स्पॉन्सरशिप था। और मुझे लगता है कि इस पे जो बहस चल रही है कि भाई ये स्पॉन्सर वो स्पॉन्सर, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है पाकिस्तान का, उन्होंने अगर TCL से, या उन्होंने पार्क व्यू अपार्टमेंट से, या फिर उन्होंने पेप्सी से स्पॉन्सरशिप ली है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब इसमें मुझे कोई एक्चुअली कंट्रोवर्सी नजर नहीं आती। पता नहीं क्यों वहां पे ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। बायजूस भी बिजनेस कर रहा है, ठीक है, एजुकेशन के सेक्टर में काम करता है, लेकिन है तो उसका बिजनेस। अब शायद मुझे याद है कि बायजूस ने आई थिंक जूनियर फीफा वर्ल्ड कप या किसी वर्ल्ड कप में, फीफा फुटबॉल में ही, उसी के किसी उसमें वो उसको भी स्पॉन्सरशिप मिली है। तो इससे ये बात ठीक है कि बायजूस का नाम पूरी दुनिया में जाएगा, तो भाई ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो जाएगा नाम, लेकिन है तो प्रॉपर बिजनेस ही कर रही है ना वो कंपनी। बायजूस कंपनी है, बिजनेस कर रही है। तो मुझे लगता है कि, और वैसे ही TCL या हो, या पार्क व्यू अपार्टमेंट हो, या फिर पेप्सी हो, वो भी बिजनेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे कोई सवाल नहीं उठने चाहिए कि क्यों उनके पास ये है और इंडिया वालों के पास ये है। मतलब इसमें कोई मुझे बात समझ में नहीं आई कि इसको विवाद क्यों बनाया गया। क्योंकि स्पॉन्सरशिप का जो असल मकसद है, वो तो मकसद है पैसे कमाना, कि बोर्ड के पास पैसे आए, तो जो सबसे ज्यादा पैसे देगा वो स्पॉन्सरशिप उसको मिलेगी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात बुरी बात है मेरे हिसाब से। आप क्या कहते हैं? आप कमेंट में जरूर बताइए। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।